नमस्कार दोस्तों, स्टडी थ्रू मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और 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 अब हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें जो है यूपी ट्रिपल एससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पूर्व में आए हुए हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो टॉपिक है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं वाला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए तो सीधे प्रश्न पर चलते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी बताइए। 2012 से 17 तक। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। इसमें अंग्रेजी में देखिए, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो। चलिए आगे देख लेंगे हम लोग। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। फास्टर, इसको अंग्रेजी में देखिए, हिंदी में गड़बड़ हो जाएगा। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 के निम्न लक्ष्य हैं। जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 8%, कृषि में वृद्धि दर 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10%। प्रत्येक राज्य को भी औसतन उच्च आर्थिक वृद्धि दर 11वीं योजना की तुलना में प्राप्त करनी थी। प्रत्येक राज्य को भी औसतन उच्च आर्थिक वृद्धि दर 11वीं योजना की तुलना में प्राप्त करनी थी। चलिए, तो पंचवर्षीय योजना से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको देखा जाएगा बाद में। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? 9वीं पंचवर्षीय योजना में बीपीएल परिवारों के लिए बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसमें होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 20,000। चलिए आगे चलते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर 20,000 है तथा उसके पास 2 एकड़ से कम भूमि हो, उनके पास टीवी या रेफ्रिजरेटर न हो। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 6,50,000 बीपीएल परिवार थे, 6.5 लाख। वर्ष 2002 में प्राप्त सर्वेक्षण में 3,87,000 परिवारों की पहचान की गई। कार्य प्रारंभ हुआ। वर्तमान में इसी के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जून 2021 में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? क्या हरित क्रांति आंदोलन अभी भी चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला बताइए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1966 में। तो 65 हटा दीजिए और ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, 1967 से 1990 तक। भारत में हरित क्रांति कब से कब तक चला? तो 1967 से 1990 तक। ऑप्शन डी करेक्ट हो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 में हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967-68 से इतने तक। विकसित हरित क्रांति 80 से 81,
80-81 से 89-90 तक चली। अतः विकल्प डी अभिष्ट उत्तर है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया। यह भी पूछा जाता है, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्होंने भारत में उच्च उत्पादक बीजों गेहूं का विकास किया। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। ये मेक्सिको के रहने वाले थे, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। तो भारत में M.S. स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। और प्रथम चरण में हरित क्रांति जो हुई थी उसका मुख्य असर जो है किन मैंने कहाँ लागू किए गए थे प्रथम चरण में से? हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और ये गेहूं के पैदावार में इसका असर ज़्यादा दिखा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो 1966 में इसकी शुरुआत मानी जाती है हरित क्रांति की भारत में। दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड। वर्ष 1718 के निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भारत था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 1718 के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था। वर्ष 17.63 करोड़ टन रहा। विश्व में दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर 18-19 के अनुसार भी। इसका मतलब अभी भी है भारत प्रथम स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय स्थान पर और पाकिस्तान जो है तृतीय स्थान पर है। तो विश्व में दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर, अमेरिका द्वितीय स्थान पर और पाकिस्तान तृतीय स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बिटकॉइन क्या है? ये तो आप बता ही देंगे, बताइए बिटकॉइन क्या है, बताइए। तो बिटकॉइन जो है डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। ये युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी 2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखे तो हम लोग दोस्तों कि बिटकॉइन क्या है। ये डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ऑप्शन डी करेक्ट था। चलिए आगे चलते हैं। बिटकॉइन एक केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही स्पर्श किया जा सकता है। ठीक है ना। ये डिजिटल में रहेगा, जैसे आपके खाते में रहता है केवल अंक के रूप में कि भैया आपके पास 100 रुपया है तो आपके खाता में 100 रुपये देखा है। अवमूल्यन का अर्थ है, बताइए अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा अवमूल्यन का। चलिए आगे चलते हैं। अवमूल्यन का अर्थ है देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना। ऐसी स्थिति तब प्रयोग में लाई जाती है जब देश में भुगतान में मौलिक असंतुलन आ जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन से अवमूल्यन करने वाले देश के आयात महंगे तथा निर्यात कैसे होते हैं? सस्ते हो जाते हैं। देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है। जब आपकी मान लें कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा तो जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा।
और जब कोई बाहर चीज़ भेजेंगे तो कम पैसे में ही ज़्यादा चीज़ें भेजनी पड़ेगी। वही कह रहा है कि आयात महंगे एवं निर्यात कैसे हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। अतः देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है। कोई चीज़ ले आना क्या होता है, महंगा हो जाता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह M1, M2, M3 सब आता है, आपको बताना है और इसमें से बताना कौन सा सही है। सीख लीजिए, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ये पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर नहीं और एग्जाम्स में पूछा गया है। तो क्या कह रहा है कि M1 जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा RBI में अन्य जमा को इंगित करता है। तो M1 क्या दर्शाता है, जनता के पास उपलब्ध बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा RBI में अन्य जमा को इंगित करता है। तो जनता के पास जो मुद्रा है और बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा है और RBI के पास जो, तो ये सही है। M4 बराबर M3 पर डाकघर की जमा की राशि को इंगित करता है, ये सही नहीं है। तो केवल आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और दूसरा क्यों सही नहीं, ये सब कुछ व्याख्या में मालूम चलेगा। चलिए आइए चलते हैं वहाँ पर। संशोधित या रेड्डी कमेटी, संशोधित या रेड्डी कमेटी की संस्तुति के पश्चात आपूर्ति मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में, मुद्रा आपूर्ति के मापन के संबंध में M0, M1, M2 और M3 मौद्रिक समुच्चयों को स्वीकार किया गया। रेड्डी कमेटी की संस्तुति की, रेड्डी कमेटी की सिफारिश के आधार पर M0 क्या है, चलन में मुद्रा, बैंकों का RBI के पास जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा। M0 चलन में मुद्रा, जो बाजार में चल रही खरीद बिक्री की जा रही जिससे चलन में मुद्रा, बैंकों का RBI के पास जमा, बैंक भी अपना पैसा RBI के पास रखते हैं, तो वही बैंकों का RBI के पास जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा, इनको मिला देंगे तो ये M0 कहा जाता है। M1 क्या कहता है, जनता के पास उपलब्ध मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमा, ये M1 हो गया। M2 क्या हो गया, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत जमा, M2 हो गया M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग में जमा होता है। और M3 क्या हो गया, M1 प्लस जनता की बैंकों के पास सावधिक जमाएं। ये समझ रहे हैं ना, सावधिक जमाएं क्या होती हैं, एक लंबे समय तक फिक्स जो जमा आप कर देते हैं उसको कहा जा रहा है। M3 बराबर M1 प्लस जनता की बैंकों के पास सावधिक जमाएं। RBI द्वारा मुद्रा आपूर्ति के मापन के संबंध में वर्ष 1998 में गुणात्मक सूचक अधिगम की शुरुआत की गई। गुणात्मक, इसके अंतर्गत भारत में वर्तमान में संकीर्ण मुद्रा M1, बृहद मुद्रा M3 ही मुद्रा आपूर्ति के प्रासंगिक सूचक हैं। गुणात्मक सुधार में संकीर्ण मुद्रा M1 को संकीर्ण मुद्रा और बृहद मुद्रा M3 ही मुद्रा आपूर्ति के प्रासंगिक संसूचक हैं। M2 तथा M4 में क्रमशः संकीर्ण मुद्रा के साथ पोस्ट ऑफिस की बचत जमा तथा बृहद मुद्रा में के सम्मिलित होने के कारण ये मापक वर्तमान में अप्रासंगिक हो गए हैं। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि केवल कथन एक सही है। तो ये जो है, आप इस प्रश्न को देख करके ये सीखा गया कि M0, M1, M2, M3 वाले से भी पूछता है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए,
पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी खाता में यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। पूंजी खाता यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को प्रदर्शित करता है। ये सही है, पूंजी खाता के बारे में सही है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है, यह भी सही है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है, ये भी सही है। तो जब तीनों सही है तो कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पूंजी खाता परिवर्तनीयता भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं को उन्नत करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है और यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर करिए दोस्तों। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? बताइए। तो घटी हुई CRR और SLR, घटी हुई CRR और SLR ये महत्वपूर्ण सुधार हैं। कैसे? आप जानते हैं ना, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ब्याज दर का विनियमन ये भी है, ब्याज दर का विनियमन भी महत्वपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। और यहाँ पर कह रहा है कि नई पीढ़ी बैंक, न्यू जनरेशन के बैंक भी एक भी महत्वपूर्ण सुधार है। वर्धित SLR, जब घटी हुई SLR सुधार है तो बढ़ा हुआ SLR कैसे सुधार हो सकता है? ये नहीं होगा। तो जो नहीं होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। वर्धित SLR भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल नहीं किया जाता है। अन्य सभी विकल्प बैंकिंग सुधारों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दोस्तों पूछा है निम्नलिखित में से कौन द्रव्यता अनुपात है? द्रव्यता अर्थात तरलता। लिक्विडिटी, ये है चालू अनुपात और इसका उदाहरण है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यता अनुपात है? SLR आप समझते हैं, मैंने इसको एक एक टर्म को समझना होगा। SLR जो है बैंक जो है RBI के पास रखते हैं, तो अगर कम हो जाएगा SLR का परसेंटेज, अगर कम कर दिया है तो बैंकों के पास पूंजी जो ज़्यादा हो जाती है अपने ग्राहकों को देने के लिए और मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात है, जैसे सांविधिक तरलता अनुपात SLR। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर करिए। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार दिया गया है? सबसे अधिक उधार जो है कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को या कार्यकलापों को कौन उधार दिया है? बताइए। तो ये वाणिज्यिक बैंक ही हैं, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक ही कृषि और उससे संबंधित जो है उधार ज़्यादा दिए हैं। चलिए और आगे चलते हैं। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को वाणिज्यिक बैंक सबसे अधिक
उधार प्रदान करता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बताइए किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 2018 सेकंड शिफ्ट, ये सब देखते रहिए कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है। मेहनत करते रहिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का, इंदिरा गांधी के समय में। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इन बैंकों पर अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था। बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था। ये राष्ट्रीय बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े उधारदाता हैं। ये राष्ट्रीय बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े उधारदाता हैं। तो जब प्राइवेट लोगों का कब्जा होगा तो ये वेलफेयर काम नहीं करते, इसीलिए इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वाणिज्यिक बैंक से दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो एक तो हुआ था 1969 में, कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। फिर जो है दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ 6 बैंकों का। ये कब हुआ? 1980 में हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके पूर्व 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। वर्ष 2019 में भारत के सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े सरकारी बैंक बनाए जिससे कुल 12 सरकारी बैंक हैं। तो 14 और 6 हो गया था 20, और इसमें से 10 का 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े सरकारी बैंक बनाए गए जिससे कुल 12 सरकारी बैंक हो गए। इसमें 2 कहाँ गायब हो गए उसको देखा जाएगा। तो अभी वर्तमान में कुल 12 सरकारी बैंक हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी, बताइए। ये होम्योपैथी परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। तो आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इसको बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक, यह सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत किया था। भारत में 1998 में आईसीआईसीआई बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। एटीएम का सर्वप्रथम भारत में संचालन 1987 में एचएसबीसी बैंक द्वारा किया गया था। ये याद कर लीजिए, एटीएम का 1987 एचएसबीसी बैंक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो एटीएम जो है इंटरनेट बैंकिंग से पहले आया, 87 में है, और एटीएम 87 में एटीएम आया और इंटरनेट बैंकिंग है 98 में। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, बताइए। तो इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, ये है। फेडरल बैंक लिमिटेड जो है
ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे। देखिए 2018 का क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर ऑपरेटर। फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। इसका मुख्यालय अलवा, केरल में है। इसे 23 अप्रैल 1931 को त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था। 1931 को त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था। चलिए आगे चलेंगे। देखते रहिए, देखते रहेंगे तो आपके सामने से गुजरे रहेंगे प्रश्न। तो जब आपके सामने परीक्षा में मिलेंगे तो आप भी इनसे बढ़िया से गुजर लेंगे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बताइए। सबसे बड़ा बैंक ये कहने की बात नहीं है, एसबीआई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। शाखा, बाजार पूंजीकरण तथा कुल जमा में इसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। शाखा, बाजार पूंजीकरण तथा कुल जमा में इसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। आगे चलेंगे। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? बताइए। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसी को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया, एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई 1955 को किया गया था। 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल का विलय कर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो 3 बैंकों का, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इन तीनों बैंकों को 1921 में मिला करके इनका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर करें दोस्तों फटाफट। भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? तो स्वावलंबन दल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी, उसे स्वशक्ति, स्वयं सिद्धा तथा स्वावलंबन दल कहा जाता है। उसे स्वयं शक्ति, स्वयं सिद्धा तथा स्वावलंबन दल कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजना तैयार करता है? बताइए। ग्रामीण उधार योजना तैयार करता है तो ये होगा नाबार्ड। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजना तैयार करता है। नाबार्ड का उद्देश्य एक सशक्त वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये खूब पूछता है, इसको आप याद रखिए। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कौन से कमेटी की सिफारिश पर? शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर।
नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर, इसको आप याद रखेंगे। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हो जाएगा नाबार्ड का फुल फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? देखिए पूछ लिया, अभी जो हम लोग देख रहे थे ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 फोर्थ शिफ्ट में पूछा है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट किस में दिया हुआ बताइए? न्यू बैंक, नेशनल बैंक फॉर असेट नहीं होगा, एग्रो नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, दोनों में से दोनों सही होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर थी। यह बैंक मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। 12 जुलाई 1982 शिवरामन समिति, ये याद रखिएगा, बार बार पूछा जाएगा आपसे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लीजिए पूछ लिया, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पूछ लिया आपसे, बताइए। तो 12 जुलाई 1982, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था, एग्जिम बैंक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिम बैंक। आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था, कब हुआ था बताइए? इसकी स्थापना भी 1982 में ही हुई थी, जब रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना हुई थी उसी समय इसकी भी हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। एग्जिम बैंक की स्थापना भारत निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में हुई थी, ताकि निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराया सके। यह एक वैधानिक निगम है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है, जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, बताइए। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, बताइए। तो ये जो है सिक्किम है। सिक्किम में कोई ग्रामीण बैंक नहीं है। सिक्किम को छोड़कर शेष सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो सिक्किम में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। चलिए, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई, बताइए कौन सी है? तो ये दिया था आरबीआई, इसको अनुमति दिया था माइक्रो फाइनेंस कंपनी बंधन बैंक को एक बैंक के रूप माने बंधन माइक्रो फाइनेंस कंपनी को एक बैंक के रूप में आरबीआई दिया था मान्यता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बंधन बैंक भारत की प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो 2015 को एक बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बाद परिवर्तित। इस बैंक का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इस बैंक का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई, ये सब फेमस क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए?
तो आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मूलतः यह कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया तथा वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो 1935, 37 और 49 याद रखिए। आरबीआई की स्थापना 35 में और कोलकाता से मुंबई इसका मुख्यालय स्थानांतरण हो गया 37 में और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आप जानते हैं कि लोकपाल क्या करता है, शिकायतों का निस्तारण करता है। तो बताइए दोस्तों, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हम लोग को बताना था। तो लोकपाल क्या करता है? शिकायतों का निवारण करता है। देखिए इसमें पहला क्या कह रहा है, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। यही सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 का सेकेंड शिफ्ट। बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों द्वारा दी जा रही कतिपय सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर कार्यवाही करती है। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बैंकिंग लोकपाल अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। विचार विमर्श के माध्यम से शिकायतों का समाधान को सुविधाजनक विचार विमर्श के माध्यम से शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे दोनों पक्षों बैंक और ग्राहकों को बुलाने का अधिकार है। इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं करता है। शुल्क नहीं, कोई शुल्क वसूल नहीं करता है। बस आपको उसके पास जाना है, अपना फाइल करना है शिकायत। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं। 1991 में नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। तो इसमें से एक नहीं है और सभी है। तो इसको जो है 1991 में जो आई थी, इसको एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं। एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए लिबरलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन में उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन में निजीकरण और वैश्विक ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण हो गया और निजीकरण का प्राइवेटाइजेशन हो गया। इसमें जो है
औद्योगिकीकरण जो है ये 1991 के आर्थिक सुधार में नहीं था। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत में आर्थिक सुधारों को तीव्र एवं उचित तरीके से शुरुआत करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति जारी की गई। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित के माध्यम से संबंधित संरचनात्मक सुधार हुए। गुणात्मक और संरचनात्मक दो प्रकार के सुधार होते हैं। संरचनात्मक सुधार हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जबकि औद्योगिकीकरण इसमें सम्मिलित नहीं था, क्योंकि नई आर्थिक नीति में औद्योगिकीकरण की नीति को उदार बनाना तथा निजी क्षेत्रीय उद्योगों के औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन करना था। निजी क्षेत्रीय उद्योगों के औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन करना था। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है नरसिम्हा राव की सरकार में आई थी, उनके द्वारा लाया गया था 1991 में, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? विनिवेश आयोग से संबंधित है, बताइए। तो विनिवेश जानते हैं ना, सरकार जो है कंपनियों में अपना शेयर बेचती है। कंपनियों में अपना शेयर जो है कम करती है, बेचती है। तो ये जो है विनिवेश आयोग से डिसइन्वेस्टमेंट, इसका अंग्रेजी में शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट। तो विनिवेश आयोग से संबंधित है, कौन संबंधित है? तो जीवी रामकृष्णा, ऑप्शन ए संबंधित हैं। जीवी रामकृष्णा जो विनिवेश से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। भारत में वर्ष 91-92 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 1992 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में शेयरों के विनिवेश से संबंधित समिति का गठन डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में किया था। इसका काम विनिवेश कार्यक्रम से संबंधित उपाय सुझाना था। वर्ष 1996 में सरकार ने उक्त समिति की अनुशंसा पर जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया। वर्ष 1996 में सरकार ने उक्त समिति की अनुशंसा पर जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया। वर्ष 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई। तो 3 समय दिख रहा है, देखिए। 91 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया और एक समिति गठित की गई, सी रंगराजन समिति। इनकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। 1996 में उक्त समिति की अनुशंसा पर जीवी कृष्णा की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया गया। विनिवेश आयोग का 1996 में आयोग का गठन किया गया। जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में। और 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई। तो ये था इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है, बताइए।
ये 2015 की बात है। इन तीनों में जो दिया हुआ है, तो केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा जो है उत्पाद शुल्क है। जो कंपनियां उत्पादन करती हैं उस पर जो शुल्क लगाया जाता है, प्रोडक्शन टैक्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्नकाल में केंद्र सरकार की आय का सबसे अधिक हिस्सा उत्पाद शुल्क था। बजट 21-22 के अनुसार केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा वस्तु एवं सेवा कर 15% जीएसटी, उसके पश्चात आय कर, उसके बाद निगम कर। सबसे बड़ा हिस्सा जीएसटी का हो गया, उसके बाद इनकम टैक्स हो गया, कारपोरेशन टैक्स। तो 21-22 के अनुसार याद रखिए, अभी लेटेस्ट है ये। सबसे बड़ा हिस्सा जीएसटी का 15%, उसके बाद इनकम टैक्स का, उसके बाद निगम कर का 13%। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा रहा। राजकोषीय घाटा ये पूछते रहता है। तो राजकोषीय घाटा उस समय नवंबर 2018 में कितना था बताइए? 7.17 लाख करोड़। 7.17 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट सरकार के राजस्व प्राप्ति और खर्च के बीच का अंतर होता है। राजस्व प्राप्ति और खर्च के बीच का अंतर होता है। वित्त वर्ष 18-19 की अप्रैल-नवंबर अवधि में देश का राजकोषीय घाटा 7.17 लाख करोड़ रुपए रहा। यह पूरे साल के बजटीय लक्ष्य का इतने प्रतिशत हो गया है, 114.4% हो गया है। इसका मुख्य कारण राजस्व की वृद्धि दर कम होना है। वर्ष 19-20 संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 7.67 लाख करोड़ रुपए एवं 21-22 बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा 15.07 लाख करोड़ रुपए है। तो ये अनुमान है, ये भी अनुमान है, ये भी अनुमान है। तो देखिए 18-19 में कितना है? 7.17 लाख करोड़ रुपए। ये तो एग्जैक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो 19-20 में कितना हो गया? 7.67 लाख करोड़ रुपए अनुमान है। एवं ये जो 21-22 में जो है, 21-22 में जो है ये जो अनुमान किया गया है कि 15.07 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम घटक कौन सा है बताइए? गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है, रक्षा व्यय तो योजना व्यय हो गया। बताइए। ब्याज का भुगतान आप जो देख रहे थे, फिस्कल डेफिसिट, तो क्या है? फिस्कल डेफिसिट जो लोन ही है। फिस्कल डेफिसिट जो आप देख रहे थे ये ऋण है। फिस्कल डेफिसिट ऋण है, तो जो आप ऋण लेंगे उस पर ब्याज देंगे ना, तो वही ये ब्याज होगा। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो ये ब्याज का भुगतान है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय गैर योजनागत व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज की अदायगी है। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय, जिसको गैर योजनागत व्यय भी कहते हैं, कि सबसे बड़ी मद जो है ब्याज की अदायगी है।
राजस्व व्यय इतने करोड़ रुपए, जिसमें से ब्याज भुगतान इतने करोड़ रुपए, सब्सिडी इतने करोड़ रुपए, रक्षा व्यय इतने करोड़ रुपए। 17-18 में योजनागत और गैर योजनागत व्यय की श्रेणी को रंगराजन समिति की सिफारिशों की अनुशंसा से समाप्त कर दिया गया है। 17-18 में योजनागत और गैर योजनागत व्यय की श्रेणी को रंगराजन समिति की सिफारिशों की अनुशंसा से समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 16-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? रक्षा बजट में जो रक्षा पर जो खर्चा किया जा रहा है, तो 16-17 के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? 16-17 की बात कर रहा है, हम लोग अभी लेटेस्ट देखेंगे। तो इसमें था चौथा स्थान। चलिए आगे चलते हैं। 16-17 बजट में रक्षा खर्च में 13.1% की वृद्धि के साथ भारत रक्षा पर खर्च करने वाला विश्व का चौथा देश हो गया। यह गत वर्ष यह 6वें स्थान पर था। वर्ष 21-22 में रक्षा पर इतने करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा, अनुमान है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन भारत के थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? थोक मूल्य सूचकांक के कौन कौन से घटक हैं इसमें बताइए। तो थोक मूल्य सूचकांक के घटक हैं प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, उसके बाद विनिर्मित उत्पाद, ये भी है। सेवाएं नहीं है, सेवाएं थोक मूल्य सूचकांक के घटक नहीं है। प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली हो गए, विनिर्मित उत्पाद हो गया। निचले कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक के घटक सर्विसेज जो है थोक मूल्य सूचकांक के घटक नहीं है। उसके बाद प्राथमिक वस्तुएं हैं, बिजली और ईंधन है, विनिर्मित उत्पाद है, ये सब थोक मूल्य सूचकांक के घटक हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, विनिर्मित उत्पाद। भारत में नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर का प्रयोग होता है। भारत में नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर का प्रयोग होता है नीतियों के निर्माण में। और उसके घटक कौन कौन से हैं? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, विनिर्मित उत्पाद। चलिए आगे चलते हैं। भारत में निम्न में से क्या प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में क्या है बताइए। अप्रत्यक्ष, देखिए अप्रत्यक्ष लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है। तो देखिए ये सब जो आय कर, संपत्ति कर और निगम कर, ये प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है। जबकि सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष की श्रेणी में है। यही आपका उत्तर होगा, अप्रत्यक्ष कर, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष कैसे हुआ? माने इसमें जो है जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये मान ली कि ये डॉक्टर साहब हो गए, तो डॉक्टर साहब टैक्स नहीं देंगे, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जो होगा ये डॉक्टर साहब किससे वसूल लेंगे? मरीज से वसूल लेंगे। तो यही जो है अप्रत्यक्ष कर हुआ। हो तो रहा है कि डॉक्टर साहब के यहाँ से आ रहा है, लेकिन आ कहाँ से रहा है? ये मरीज के यहाँ से आ रहा है। उसी प्रकार से वकील साहब हो गए, जो भी सर्विस टैक्स हो गए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? आयकर, संपत्ति कर, निगम कर आदि, ये प्रत्यक्ष कर हैं। और अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? उत्पादन कर, आयात कर,
मूल्य वृद्धि कर और सेवा कर। उत्पादन कर, जैसे जो कंपनियां वस्तुओं उत्पादित करती है, जैसे वस्तु उत्पादित की तो इस पर जो टैक्स लगेगा इसके मूल्य में कंपनी जोड़ देगी और वो ग्राहक से को देना पड़ेगा। आयात कर, मूल्य वृद्धि कर, सेवा कर। राज्य सरकार को अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन कर, मनोरंजन कर आदि। वर्तमान में सेवा कर को जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। तो ये है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी। तो प्रत्यक्ष कर में आयकर, संपत्ति कर और निगम कर, ये तीनों याद रखिए। बाकी के सब जो है अप्रत्यक्ष कर टिक कर दीजिए। जिसमें जो है बिक्री कर जो राज्य सरकार वसूलती है, उत्पादन कर भी राज्य सरकार, मनोरंजन कर भी राज्य सरकार हो गया। देखिए, उत्पादन कर जो केंद्र सरकार लेती है, बिक्री कर जो है राज्य सरकार लेती है। आयात कर जो केंद्र सरकार लेती है, आयात निर्यात वाला हिस्सा जो है केंद्र के पास रहता है। मूल्य वृद्धि कर और सेवा कर। और बिक्री कर, उत्पादन, राज्य उत्पादन कर और मनोरंजन कर। उत्पादन कर यहाँ पर भी है और उत्पादन कर यहाँ पर भी है। तो ये केंद्र वाला हो गया, ये राज्य वाला हो गया, और मनोरंजन कर राज्य सरकार वसूलती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में आयकर को कहा जाता है, बताइए। भारत में आयकर को कहा जाता है। तो भारत पहले तो आयकर जो अप्रत्यक्ष तो है नहीं, जिसकी आय है उसी से लिया जाएगा, तो प्रत्यक्ष कर हो गया। और प्रगामी, प्रोग्रेसिव कहा जाता है। प्रोग्रेसिव आप देखें हैं, जब इनकम टैक्स का स्लैब देखेंगे आप, तो उसमें क्या होता है कि 5 लाख तक कोई कर नहीं, उसके बाद कहता है कि उसके ऊपर जो है हम लेंगे 5%, ऐसे ऐसे करके कहता है कि 7.5 लाख रुपए तक मान लें कि 5% हो गया, 10 लाख के ऊपर जो है 10% हो गया, ऐसे ऐसे करके स्लैब बनी है। तो इसी को प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो जो जितना ज़्यादा कमाएगा उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष कर और प्रगामी, प्रत्यक्ष और प्रगामी, आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहते हैं। डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जा सकता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय का एक उदाहरण है, बताइए। तो देखिए, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो देखिए, फैक्ट्री शेड का निर्माण, जब किसी चीज़ का निर्माण किए तो आपको कुछ वस्तु बन रही है तो वो पूंजीगत व्यय हो गया। ज़मीन खरीदना भी आपका पूंजी हो गया, वो आपका पैसा इंटैक्ट रहता है, बना रहता है। और इसमें जो देख रहे हैं, एक नई मशीन की स्थापना, ये भी आपका मशीन बन गई आपके पास, एक चीज़ हो गया। लेकिन प्रिंटर की मरम्मत, आपके पास जो प्रिंटर था उसी की मरम्मत करवाएं, आपके पास कोई नई चीज़ नहीं आई है। तो ये राजस्व व्यय का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। राजस्व व्यय का उदाहरण है तो निर्माण, जमीन की खरीद और मशीन की स्थापना जो है ये पूंजीगत व्यय हैं, जबकि एक प्रिंटर की मरम्मत जो है ये राजस्व व्यय का उदाहरण। चलिए आगे चलते हैं।
राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही देयता में कमी होती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन जो दी जाती है उससे सरकार को कुछ नहीं मिलता है। ऋणों के भुगतान पर किए गए व्यय आदि। दिए गए प्रश्न में एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का उदाहरण है। इससे सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। तो यह है राजस्व कर और पूंजीगत व्यय जो है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, बताइए। तो रक्षा व्यय जो है ये विकास व्यय में शामिल नहीं है, यही आपका उत्तर होगा। और बाकी का भी देख लीजिए। आर्थिक सेवाओं पर व्यय ये विकास व्यय में शामिल है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय ये भी शामिल है। राज्यों के लिए अनुदान ये भी शामिल है। राज्यों के लिए अनुदान दिया जाएगा, वो भी कुछ काम करेंगे, तो ये विकास व्यय में शामिल है। रक्षा व्यय जो है विकास व्यय में शामिल नहीं है। आगे चलेंगे। केंद्र सरकार के विकास व्ययों में रक्षा व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है कि मुद्रास्फीति बढ़ती है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। आय से अधिक व्यय करना तथा उस घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का सृजन करना घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। हीनार्थ प्रबंधन के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो कीमतों में वृद्धि तो होगी ही उधर, क्योंकि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, परंतु वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ने पाती, इसलिए कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होता है? आय से अधिक सरकार के लिए आय से अधिक व्यय करना, उस घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का सृजन करना घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। हीनार्थ प्रबंधन के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, परंतु वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ने पाती, इसलिए कीमतें बढ़ने लगती हैं। जब भाई मांग ज़्यादा होगी और पूर्ति कम होगी तो कीमत क्या होगी? बढ़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है कहलाती है। अभी हम लोग देखे हैं, वह स्थिति जब एक व्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है कहलाती है। क्या कहलाती है? अभी हम लोग देखे हैं मुद्रास्फीति का हो जाती है। इसमें कीमतें बढ़ने लगती हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। भाई कीमत बढ़ेगी, परंतु
अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में अधिक वृद्धि हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में अधिक वृद्धि हो जाती है। जैसे आजकल देख रहे हैं कि तेल, दाल, इन सब चीज़ों के दाम जो है बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कारण क्या है कि लोगों के पास पैसे तो हैं खरीद कर खाने के लिए, लेकिन पूर्ति जो है कम है इनकी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है, बताइए। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो इसमें देखिए, एक परिवार जो है बचत में प्रमुख योगदान करता है। सरकारी संगठन नहीं, सरकारी संगठन तो खर्ची होता है। निजी क्षेत्र कंपनियां, ये भी नहीं। असंगठित क्षेत्र, ये भी नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सकल घरेलू बचत में परिवार प्रमुख योगदान करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार 1991 में जो आया था एलपीजी रिफॉर्म, नरसिम्हा राव के संबंध में, नरसिम्हा राव के समय में ये था। अब देखिए ये कह रहा है कि वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, उससे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो क्या कह रहा है? कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया उपक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, बताइए। कृषि में नवाचार और उद्यमिता, कृषि में नवाचार और उद्यमिता, एग्री उड़ान, ये योजना है एग्री उड़ान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए 4 अगस्त 2017 को एग्री उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया। एग्री उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ जो है एग्री उड़ान, एग्री उड़ान कार्यक्रम का शुरुआत जो है 2017 में होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये 2018 का एक क्वेश्चन था, देखिए। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 थर्ड शिफ्ट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया था, बताइए। तो ये था 25 सितंबर 2014। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 25 सितंबर 2014 मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 का हो गया। महीने में ही आपसे अंतर था, देखिए। और सब तो 2014 ऑप्शन में दिया ही हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं संरचना तथा अभिनव प्रयोग से वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया सके। मेक इन इंडिया पहल के तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। मेक इन इंडिया पहल 25 क्षेत्रों में के अंतर्गत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है।
ये याद रखिए, मेक इन इंडिया जो है 2014 में शुरू हुआ था, 25 सितंबर 2014, याद रख लीजिए इसको एकदम। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है? अभी देखिए, इससे पहले पूछा बताया अभी कि कितने क्षेत्रों पर फोकस करती है। तो मेक इन इंडिया पहल जो है कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? अभी हम लोग देखें तो 25 क्षेत्रों पर संकेंद्रित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए, वस्तु एवं सेवा कर। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? अलग अलग प्रतिशत का स्लैब बनाया गया है कि इनको इतना देना होगा, इनको इतना देना होगा। तो उच्चतम प्रतिशत जो स्लैब है 28% है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जीएसटी नामक कर व्यवस्था में वर्तमान में 5 स्लैब हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0, 5, 12, 18, 28। सबसे ज़्यादा 28% जीएसटी ऑटोमोबाइल तथा विलासिता की वस्तुओं पर है। ऑटोमोबाइल तथा विलासिता की वस्तुओं पर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। को कितने घटकों में विभाजित किया गया? देखिए, वही जो पूछा गया अभी, वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो ये 2 घटकों में विभाजित किया गया है। जीएसटी जो है सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। सेंट्रल और स्टेट 2 जीएसटी है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो क्वेश्चन है, स्लैब नहीं पूछा गया है। वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो 2 घटकों में विभाजित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वस्तु एवं सेवा कर को 2 घटकों में विभाजित किया गया है: केंद्रीय कर सीजीएसटी तथा राज्य कर एसजीएसटी। 2 घटकों में विभाजित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था, कौन से वर्ष में? बताइए। जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया था। याद रख लीजिए, एकदम याद रखिए, 1 जुलाई 2017। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था और ये विविध प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। इसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा इकोनॉमी। और अर्थव्यवस्था से यूपी ट्रिपल सीपीटी में 5 क्वेश्चन आएंगे। तो वर्ष 19-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 2016 का एक क्वेश्चन है। तो ये लेट परीक्षा हुई है 19 से 20 के केंद्रीय बजट में, बताइए। तो इसमें था 60,000 करोड़। 60,000 करोड़, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वित्त वर्ष 19-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम मनरेगा कार्यक्रम हेतु कुल 60,000 करोड़ धनराशि आवंटित की गई, जबकि इससे पूर्व वर्ष 18-19 मनरेगा में 55,000 करोड़, 5,000 करोड़ यहाँ पर बढ़ गई थी 19-20 में आवंटित किया गया था। बजट 20-21 में मनरेगा हेतु 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।
मई 2020 में भारत सरकार द्वारा मनरेगा हेतु 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई थी। तो ये जो है देख रहे हैं कि जब से कोविड आया है तो कोविड काल में मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम दिया गया ताकि उनको कुछ आजीविका के लिए कुछ पैसे मिल सकें। तो वही है 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई। तो देख लीजिए 18-19 में 55,000 करोड़ रुपए और 19-20 में 60,000 करोड़ रुपए और 20-21 में 61,500 करोड़ रुपए। 20-21 में बजट 20-21 में मनरेगा हेतु 61,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MSK को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वित अनुमोदित किया गया है, बताइए। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया। तो ये जो है ऑप्शन सी है 17-18। देख रहे हैं ना, लोअर 2019 का क्वेश्चन है ये। यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र वर्ष 17-18 से वर्ष 19-20 तक के लिए अनुमोदित किया गया है। 17-18 से 19-20 तक के लिए क्या, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण के तहत भारत में अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिनके नाम हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। ये सब इसी योजना के भाग हैं। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला में भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? ILCS योजना के तहत बताइए कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75%, राज्य सरकार द्वारा 15% सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें लाभार्थी का हिस्सा 10% है। लाभार्थी 10% देगा और ये 90% माने 75% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार। एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के तहत केंद्र जो हो गया 75% और जो है स्टेट जो हो गया 15% और व्यक्ति कितना देगा? जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेगा वो 10% इसका भुगतान करेगा। अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया, बताइए। तो ये जो है जब देश आज़ाद हो उस समय की बात है, क्योंकि अनाज की कमी थी, भूखमरी थी यहाँ पर। तो अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया वर्ष 1948 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देख रहे हैं कि 2018 में पूछा गया ये। स्वतंत्रता के पश्चात कृषि को समृद्धशाली बनाने के लिए एक्सटेंसिव एक्सटेंशन प्रोग्राम्स
नीति के तहत वर्ष 1948 में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के आधुनिकतम तकनीक और बीजों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था। एक्सटेंशन प्रोग्राम्स एक्सटेंशन प्रोग्राम्स एक्सटेंशन प्रोग्राम वर्ष 1948 में शुरू किया गया और इसके तहत किसानों को अधिक अन्न उपजाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आधुनिक तकनीकी और बीजों के प्रयोग के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है, बताइए। आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है? ये है किसान विकास पत्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। किसान विकास पत्र एक निश्चित दर वाली बचत योजना है जिसमें निवेश को तय समय अवधि बाद दोगुना किया जाता है। किसान विकास पत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साथ भारत के डाकघरों से भी प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में यह प्रमाण पत्र 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये में उपलब्ध है। एक निश्चित समय अवधि में इसको दोगुना किया जाता है। 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई है, बताइए। गैर कारपोरेट, गैर कृषि उद्यमों को 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट, गैर कृषि उद्योगों को अधिकतम 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। इसकी 3 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर और तथा तरुण। ये 3 श्रेणियों में ऋण प्रदान करती है, शिशु, किशोर तथा तरुण। चलिए आगे चलते हैं। इसको देख लीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई? अप्रैल 2015 में। किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा? 3 गांवों में, बताइए ये कौन सी योजना है? सांसद आदर्श ग्राम योजना का नाम आप लोग सुने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रोत्साहित किए थे कि कम से कम कुछ गांवों को रोल मॉडल के रूप में विकसित कीजिए आप लोग। किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा? यह है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य था, जिसमें से एक को वर्ष 2016 तक हासिल किया था। इसके बाद वर्ष 2024 तक 5 ऐसे आदर्श ग्राम एक वर्ष प्रति विकसित करना था। तो 19 से 24 5 आदर्श ग्राम जो है विकसित करना था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू होती है, 11 अक्टूबर 2014 को। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं, बताइए। सात मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल कौन कौन से हैं? तो 100 स्मार्ट सिटी मिशन ये शामिल है, अमृत या कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन ये भी शामिल है, हृदय राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नति योजना ये भी शामिल है, अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन अंतरिक्ष पर नहीं है, ये ऑप्शन डी आपका विकल्प होगा, सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 7 मिशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य शहरों में अधोसंरचनात्मक सुधार के लिए वित्त या निधि फंड उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन और हृदय मिशन। चलिए आगे चलते हैं। दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की। बताइए, जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, इन दोनों शब्द पर फोकस करेंगे तो आप पकड़ पाएंगे। जनजातीय और शिक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की, बताइए। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की स्थापना के लिए अरुण जेटली ने घोषणा की, जिसमें जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए उनको आवासीय स्कूल, माने ये जो है पूर्णतः जो है छात्रावास वाला विद्यालय होगा, सभी बच्चे हॉस्टल में रहेंगे और उनका खर्च जो है कौन उठाएगी, सरकार उठाएगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट 18-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजाति बहुल क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने की घोषणा की थी। यह जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित होंगे। नवोदय विद्यालय आप सुने हैं ना, नवोदय विद्यालय भी पूर्णतः आवासीय विद्यालय है। यह जवाहर नवोदय विद्यालय के तर्ज पर संचालित हो। चलिए आगे चलते हैं। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है, बताइए। अमृत मिशन जो शहरों के लिए थी, आवास और शहरी मामले, इसका उत्तर होगा अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है। अटल मिशन में ही अमृत मिशन आता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अमृत का फुल फॉर्म आपसे पूछता है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत का शुभारंभ 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री ने की थी। इस योजना का ध्येय शहरी भारत का कायाकल्प करना है। यह भारत सरकार के आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अधीन है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। स्टार्टअप इंडिया
योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार अधिक नहीं है। कितने से अधिक नहीं है बताइए। 25 करोड़ से अधिक नहीं है, उनके ऊपर स्टार्टअप लागू होगा। चलिए आगे चलते हैं। नई दिल्ली में लाल किले से स्टार्टअप इंडिया योजना की घोषणा की गई थी तथा यह योजना 16 जनवरी 2016 से प्रारंभ हुई। घोषणा जो है 15 अगस्त को लाल किले से किया गया था। यह योजना उन संस्थाओं पर लागू होगी जिसने किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 25 करोड़ से अधिक नहीं किया हो। किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ से अधिक हो तो यहाँ पर ये लागू नहीं होगी। बजट 2021 में वित्त मंत्री ने यह सीमा 22 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। 22 करोड़ की 25 करोड़। बजट 2021 में वित्त मंत्री ने यह सीमा 22 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने की, ये 25 करोड़ होना चाहिए यहाँ पर। चलिए देख लेंगे, लेकिन 25 करोड़ तो आप याद रखिए। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट आंसर करिए दोस्तों। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुआ? ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा ये सब प्रश्न, बताइए। अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI 2014 से, ये विधान भवन रक्षक वन रक्षक परीक्षा 14 से प्रभावी हुआ। सरकार द्वारा ई-रकम नामक एक नया प्लेटफार्म किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ई-रकम बताइए। ई-रकम नामक पोर्टल किस लिए शुरू किया गया है? तो ई-रकम प्लेटफार्म जो है कृषि उत्पाद बेचने के लिए, किसान इस पर जा कर के अपना कृषि उत्पाद डायरेक्टली बेच सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 1 अगस्त 2017 को किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के क्रम में ई-रकम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से छोटे गांवों के किसानों को इंटरनेट सुविधा के द्वारा विश्व के सबसे बड़े बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। इंटरनेट सुविधा के द्वारा विश्व के सबसे बड़े बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड SHC से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मापदंडों की जानकारी मिलेगी। कितने मानदंडों की जानकारी मिलेगी ये पूछा गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा लाई गई। इसके माध्यम से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के 12 मानदंडों, ये क्या है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, pH और उसी की जानकारी मिलेगी। इन 12 मानदंडों की जानकारी जो है किसानों को मिलेगी। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों।
किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कौन बीमा शुरू की थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 और खरीफ फसल के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5%, और इसी में जो है बागानी फसलों के लिए 5%। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%। ये भी याद रखिए, भी आपसे पूछ सकता है। भारत सरकार का लक्ष्य 18-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित करना है? बताइए। 50%। 50% फसल क्षेत्र का संरक्षित करना है, लक्ष्य है ये। लक्ष्य भारत सरकार का लक्ष्य 18-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का 50% संरक्षित करना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार की 2 वर्ष पुरानी फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने इतने मिलियन हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र को कवर किया था। केंद्र ने 18-19 में फसल क्षेत्र के कवरेज को 50% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? तो ये जो है 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का निवेश किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा 50,000 करोड़ राशि का निवेश किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? ये महत्वपूर्ण है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? तो ये 1998-99 में लागू की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998-99 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई। यह योजना संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच की एक महत्वपूर्ण प्रभावी पहल है। यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा देता है। इस योजना की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा होती है, परंतु किसानों को ऋण देने में सर्वाधिक भागीदारी व्यापारिक बैंकों की है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998-99 में होती है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर करिए फटाफट।
सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है, बताइए। तो व्यापारिक बैंक जो है ये तो सबसे ज़्यादा ऋण देने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत। सहकारी बैंक भी हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हैं। नाबार्ड इसकी नोडल एजेंसी है, लेकिन नाबार्ड जो है किसान क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वित्तीय वर्ष 98 में केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थाओं की पूर्ति करना है। किसान क्रेडिट योजना को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सहकारी समितियों द्वारा निर्गत किया जाता है। स्पष्ट है कि किसान कार्ड समांतर नाबार्ड द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है समांतर नाबार्ड द्वारा, तो यहाँ पर देखिए वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और सहकारी समितियों द्वारा, 4 द्वारा किया जा रहा है। सहकारी समितियों कई बार भूल ना जाइएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई। 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई थी, बताइए। मध्याह्न योजना चलाई गई, तो ये जो है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जैसे मिड डे मील योजना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल्स, 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई। यह योजना न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन की संशोधित योजना है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। सितंबर 2004 से इस योजना को संशोधित तथा व्यापक रूप से प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया। 1 अक्टूबर 2007 से इस योजना को उच्च प्राथमिक स्कूल कक्षा 6 से 8 के बच्चों के संबंध में लागू है। तो 1995 में जो शुरू हुआ, 15 अगस्त 1995, यहाँ कक्षा 1 से 5 तक बच्चे थे। और 2007 से इस योजना को उच्च प्राथमिक स्कूल कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए भी लागू कर दिया गया है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। मिड डे मील योजना कहते हैं जो आप लोग, मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए, बताइए। जो भोजन पकता है, मैंने वहाँ पर जो सारा सिस्टम है भोजन वाला, उसकी जांच जो है कितने दिन पर होनी चाहिए। तो स्वच्छता की जांच जो है, स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए, कि ये दैनिक करनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार के मानव विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा
एवं साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु एक विस्तृत एवं स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व भोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आधार पर करनी चाहिए। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ है, बताइए। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए कार्यक्रम व्यवस्थित करने के लिए जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ है, बताइए। तो ये कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी जी की पत्नी के जन्म दिवस पर हुआ जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व दिवस के तहत ही 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव प्रोत्साहित करना है। संस्थागत प्रसव प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल को जन्म के उपलक्ष्य में जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित में 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया। तो ये कब प्रारंभ हुआ? 2005 को प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य जो है गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव प्रोत्साहित करना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई है? नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण प्राइस स्टेबलाइजेशन कोष योजना किसके लिए लागू की गई है, बताइए। किसका किसका मूल्य स्थिर होना चाहिए? तो इसमें जो लागू किया गया है आलू और प्याज, इनका मूल्य जो है स्थिर होना चाहिए। इसके लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष तीन और 5 ऑप्शन ए करेक्ट है। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में किसके लिए लागू की गई? तो आलू और प्याज, ये बेसिक चीज़ें हैं ना, आलू प्याज तेल नमक। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष FSP PSF प्राइस स्टेबिलिटी फंड योजना प्याज और आलू के लिए लागू की गई है। भारत में पहली बार वर्ष 2003 में कुछ निर्यात उन्मुख फसलों के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया गया था तथा वर्ष 2013 में इसको समाप्त कर दिया गया। नई PSF की घोषणा 14-15 बजट में की गई थी। नई PSF की घोषणा 14-15 के बजट में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान नहीं है?
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान नहीं है? बताइए। तो विकलांगता लाभ, मातृत्व लाभ, अंतिम संस्कार लाभ, लेकिन पुनर्वास लाभ नहीं है इसमें। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं है? तो पुनर्वास लाभ नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उल्लेख अधिनियम की धारा 46 में किया गया है। इसके अंतर्गत 6 सामाजिक सुरक्षा लाभ वर्णित हैं। चिकित्सा लाभ, बीमारी लाभ, विकलांगता लाभ, मातृत्व लाभ, आश्रित लाभ एवं अन्य लाभ के अंतर्गत अंतिम संस्कार व्यय एवं प्रसूति व्यय। ये 6 ठो हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई, बताइए। तो ये है राजीव आवास योजना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा राजीव आवास योजना शुरू की गई। यह योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई। यह कार्यक्रम आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। 13 से 22 तक है। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए राजीव आवास योजना। और ये 2011 में प्रारंभ की गई थी, और टारगेट ईयर्स जो है 13 से 22 है। तो ये दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न था। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसका आप लोग आंसर करेंगे। और अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आप लोग को एक बार पुनः धन्यवाद।